आज अपने पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और इनके क्वेश्चन उत्तर अपन देंगे कि और साथ में व्याख्या भी ये नहीं है वो पढ़ेंगे अपन साथ साथ में। क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है नहीं, तो इसलिए मैं क्या है कि बुक्स जो ये जो प्रश्न उत्तर दे रखे है उसी से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ व्याख्या भी दे रखी है, वो अपन ने देखते रहेंगे, जिस क्वेश्चन की जरूरत रहेगी उसकी, और आपके तो केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करा देंगे। तो ये मध्यकाल भारत की अपन शुरुआत करते हैं और पूरा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल लेक्चरर हो, चाहे नेट यूजीसी हो, तो सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? तो इस पुस्तक के बारे में आपको बताना है कि जियाउद्दीन बर्नी की इसमें से कौन सी बुक्स नहीं है। पहला ए में तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, हसरतनामा, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो कौन सी इसमें नहीं है जियाउद्दीन बर्नी की? तो ये फुतुहात ए फिरोज शाही ये इसकी नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखो, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी और हसरतनामा ये जियाउद्दीन बर्नी की है। तो उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। अब देखो आपको व्याख्या देखनी, तो व्याख्या देखो इसके नीचे दे रखी है। फुतवात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ये जो अभी पढ़ी है ना, फुतवात ए फिरोज शाही, ये किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जिसके लेखन का कार्य स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जिसका उद्देश्य अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक को सिद्ध करना था और इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों और नीतियों के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता था। अन्य सभी रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित है। तो ये इसकी व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ठक्कर, फेरू, टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे? कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। तो बताइए क्या आएगा कि ठक्कर, फेरू, टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे, कौन थे? बताइए। दूसरे में क्या आएगा? ये अलाउद्दीन खिलजी आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना। कि किस शासक के शासनकाल में ठक्कर, फेरू, टकसाल के प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी थे। अब देखो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है कि ठक्कर फेरुमल एक भारतीय गणितज्ञ थे। कौन थे? ठक्कर फेरुमल एक भारतीय गणितज्ञ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में उन्होंने सिक्कों, धातुओं, रत्न विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया था। सिक्कों, धातुओं, रत्न आदि के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें गणित, मुद्रा, रत्न पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना किया था और उसका प्रमुख ग्रंथ है गणित सार कौमुदी भी है इसकी, ठक्कर फेरुमल। तो ये किस शासन की बात हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये व्याख्या आप कहेंगे तो व्याख्या नहीं कराएंगे, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन हल कराएंगे ना, तो आप बता देना। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करिए। कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, यूपीसी हो चाहे आपकी पीजीटी हो, टीजीटी हो, सभी में ये दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से सुमेलित नहीं है? कौन से इसमें देखो, खरीदादार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, चौधरी, प्रगणों का मुख्य अधिकारी, जांदारी, राजव्यवस्था, पाइक, घुड़सवार, सैनिक। तो अब आप सोचो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना, नहीं है वो पूछा गया है। तो तीसरे में जो नहीं है उसको बाहर कर दो। अब देखो इसमें जो आपके दे रखा है, सोचिए आप भी इसके अंतर्गत क्या आएगा। अब देखो इसमें खरीददार यानी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी बिल्कुल सही है। चौधरी क्या होता था? परगना का मुख्य अधिकारी होता था। जांदारी राजव्यवस्था बिल्कुल सही है। जांदारी क्या है? राजव्यवस्था। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको दिक्कत आ रही है। एक मिनट आपको चालू रखना, ये हिल रहा है, ये इसको ऐसा कर देता हूँ। तो देखो, अब देखो पाइक है वो घुड़सवार नहीं होते, जो ये इसमें उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा तो ये पाइक का मतलब होता है पैदल सैनिक, ठीक है ना। तो ये इसमें गलत दे रखा है, तो डी इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें
एक मिनट इसका इलाज ही कर देता हूँ। तो इस तरह ये इसमें आ जाएगा ना। तो दोस्तों आगे की क्वेश्चन की देखो, इसमें व्याख्या दे रही है, अपन देखते खरीदार को मतलब है फरमान। ये देखो खरीदार का मतलब है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। चौधरी परगने का मुख्य अधिकारी वही है। पाए गए पैदल सैनिक हुए और बारगीर सिलेदार घुड़सवार हुए। ठीक है ना, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिलेदार या बारगीर घुड़सवार सैनिक। और जानदारी है ये होती है राजव्यवस्था। तो ये क्वेश्चन आपकी यहाँ क्या देखो, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन है मिलान वाला, सुमिलित करने वाला, चौथा क्वेश्चन है आपके। तो देखो इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है ये। दीवान ए कोई, ये किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। ये लो, दीवान ए कोई किसे? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान ए अर्ज, ये आपका गयासुद्दीन बलबन से संबंधित है। दीवान अर्ज किसे? गयासुद्दीन बलबन से। और सराय अदल, ये किसे लास्ट में बचा ना, फिरोज, ये जो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, देखो अपने दीवान ए बंदगान फिरोज किससे संबंधित है? ये दीवान ए बंदगान आपका किसी संबंध रहेगा? फिरोज शाह तुगलक से नंबर है ना। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। फिर देखो अपने दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक 3 आ जाएगा। फिर दीवान ए अर्ज किससे? दीवान अर्ज गयासुद्दीन बलबन से, ये लो 4। और फिर सराय अदल अलाउद्दीन खिलजी आपका कौन सा आ जाएगा? 1। 23 41 आ जाएगा ना, 23 41 इसमें आंसर है। चलो ये ऊपर निकाल देता हूँ मैं, ये लो, ये आ जाएगा इसमें ना। इसमें उत्तर क्या जाएगा? 23 41। देखो इसमें रहा 23 41, तो बी उत्तर हो जाएगा इसमें। आप अब देखो इसकी व्याख्या और देख लीजिए आप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो ज़बरदस्त हो जाए कि अरे ये क्या हुआ, ये 1 मिनट, ये क्या हो गया? अब सही हो गया, ठीक है ना। देखो इसमें दीवान ए बंदगान मतलब फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवान अर्ज गयासुद्दीन बलबन से संबंधित है। सराय अदल है अलाउद्दीन खिलजी से। तो इस तरह आप इसको याद रख सको। दीवान ए बंदगान फिरोज बंदगान नहीं रखता। दीवान ए कोई मोहम्मद बिन को कोई को नहीं हो, ये याद रख लीजिए। दीवान ए कोई मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को कोई को नहीं हो। और दीवान अर्ज गयासुद्दीन बलबन अर्ज, ठीक है ना। तो बलबन क्या है कि रक्त और लोहा नीति के लिए जाना जाता है, तो वो क्या है कि अर्ज करता था किसी का। तो इस तरह आप दीवान अर्ज गयासुद्दीन बलबन से याद रख लो। और सराय अदल का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये लो, हो गया ना। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है ना, इसके बारे में आपको बताना है कि थोड़ा सा ऊपर करूँ कि और आपको दिख जाए। ये लो, अब आ जाएगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में कथन दे रखे, कौन से कथन सही है इसमें ना। तो इसमें पहला है, ये तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में उसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इबन अहमद खालू अल हारवी नाम अंकित है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में उसके निर्माण निरीक्षण के रूप में अहमद इबन मोहम्मद अल अरीद के नाम का उल्लेख है। और जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेखों में उसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। अब आपको कौन से सही लगे वो आपको इसमें से बताने हैं। तो बताइए क्या आपको इसमें सही लग रहे हैं। वो आपको इसके नीचे देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये देखो इधर। तो कौन कौन से आपको इसमें सही लग रहे हैं वो आपको बताना है। तो देखो इसमें जो अगर इसकी बात करें ना अपन, ये तुर्कों जो अढ़ाई दिन के झोपड़े बारे नहीं, ये तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, है ना। तो इसमें क्या है कि ये पहला बिल्कुल गलत है इसमें, ठीक है ना।
और अगला देखो, इसके गुंबद पर लगे अभिलेख इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इबन अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है। ये बिल्कुल सही है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण में निरीक्षक के रूप में अहमद इबन मोहम्मद अल अरीद के नाम का उल्लेख है। ये भी सही है। और आगे देखो, जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। जो जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित है अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। तो ये आपके ए नहीं है, बाकी बी सी डी है। तो देख लो बी सी डी किस में है। ये उत्तर हो जाएगा इसमें आपका बी सी डी, सी उत्तर हो जाएगा। अब देखो व्याख्या और देख लेते हैं। अगर आप क्यों तो व्याख्या अगली बार अपन पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे ना, आपको ठीक लगे तो बता देना। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाया गया था। और ये मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय की स्थापित बनाया गया, ठीक है ना, अजमेर में, राजस्थान में ये। और इस मस्जिद में 7 मेहराब और 70 स्तंभ भी है। और ये मस्जिद गुंबद में लिखे गुंबद अभिलेख में सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इबन यानी अबू बकर इबन अहमद खालू अल हरावी तथा मेहराब पर लगे अभिलेख पर निरीक्षक के रूप में अहमद इबन मोहम्मद अल अरीद के नाम का उल्लेख है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित है और अभिलेखों में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। और जबकि भारत में तुर्की द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कौन सी थी? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है। ये क्वेश्चन शानदार है यहाँ पर कि भारत की तुर्की द्वारा निर्मित पहली मस्जिद का नाम है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखो इसको हटा देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ये भारत की तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे के क्वेश्चनों की बात करें, देखो अब देखो व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। ये लो, चुंबकीय कुतुबनुमा यानी मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में किस फारसी कृति से मिलता है? बताइए। जवामी उल हिकायत, अदाब अल हरब या सुजात, फुतू उस सलातीन, मुफ्ता उल फुजला। तो क्या आएगा छठे में? बताइए सोच करके कि क्या इसके अंतर्गत उत्तर हो सकता है। बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर है ये आ जाएगा ए, जवामी उल जो दे रखा नहीं हिकायत, तो ये आएगा इसके अंतर्गत। चुंबकीय कुतुब मैग्नेटिक का सर्वप्रथम निम्नलिखित किस फारसी में कृति मिलता है? जवामी उल हिकायत। तो इसमें ए उत्तर आ जाएगा। अब आप व्याख्या देख सकते हो इसमें। अब देखो व्याख्या में टाइम तो लगेगा ही। अब देखो चुंबकीय कुतुबनुमा कि चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ जहीरुद्दीन नस्ल मोहम्मद ओफी द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ जवामी उल हिकायत व लवामी उल रियायत में मिलता है। और मोहम्मद होपी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश जो 1210 या 1236 शासन के दौरान रहते थे, मोहम्मद होपी तुर्क। और इस पुस्तक में यंत्र उपकरण का साथ खोजी जानकारी के बारे में विवरण मिलता है। और ये पुस्तक उनके मंत्री निज़ाम उल को समर्पित है। अदाब उल हरब व सुजात नामक ग्रंथ की रचना फ़खर ए मुदबिर ने किया। फुतूहत उस सलातीन नामक पुस्तक के रचनाकार मलिक इसामी है। कौन है? पुस्तक का नाम है फुतूहत उस सलातीन नामक पुस्तक के रचनाकार मलिक इसामी है। और मिफ्ता उल फुजला यानी मांडू सुल्तान में प्राप्त मालवा सुल्तान से प्राप्त हुई शब्दों में संग्रहण और चित्रकला से संबंधित पांडुलिपि भी है। तो ये आप व्याख्या और देख लेना ढंग से। अब 7वां क्वेश्चन देखो, इधर है मंगोल आक्रमण और दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये जो क्वेश्चन है मिलान वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है देखो तेग जो आपका दे रखा है ना
ये तेग बहादुर होना चाहिए, यहाँ पर तेर बहादुर लिख दिया उसने ना। तो तेग बहादुर से आप किसे मुजुद्दीन बैराम शाह से मिलाओगे, ठीक है ना। ये देखो 2 नंबर मुजुद्दीन बैराम शाह। और तरामसरीन है, क्या है, तरामसरीन मिलाओगे मोहम्मद बिन तुगलक से, ये 3 नंबर। फिर शीर मुगल को आप मिलाओगे गयासुद्दीन तुगलक से, ये रहा गयासुद्दीन तुगलक से। फिर कुतलुग ख्वाजा, ये आप मिलाओगे अलाउद्दीन खिलजी से। तो अब आप उत्तर निकाल सकते हो आराम से। देखो 2 नंबर किसमें, इसमें है नहीं, ये तो कट हो गया। इसमें 2 नंबर और 2 नंबर इसमें भी है। और फिर देखो तरमासरीन 3 नंबर, तो 3 नंबर देखो इसमें रहा। फिर शीर मुगल गयासुद्दीन तुगलक 4 नंबर, तो 4 नंबर किसमें है, देखो ये रहा। फिर कुतलुग खवाज 1 नंबर, तो 1 नंबर इसमें, इसका मतलब उत्तर बी सही है। तो इस तरह ये आप और देखो इसमें आप व्याख्या और देख लीजिए ताकि आपके और अच्छी तरह हो जाए क्लियर कि तेर बहादुर है मुइजुद्दीन बैराम शाह, तरमासरीन का मतलब मोहम्मद तुगलक। अब देखो शीर मुगल है गयासुद्दीन तुगलक, और कुतलुग खवाज है अलाउद्दीन खिलजी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तेग बहादुर है, ये तेर नहीं है, ठीक है ना, तेग बहादुर। तो मुइजुद्दीन बैराम शाह, तरमासरीन मोहम्मद तुगलक, और शीर मुगल है गयासुद्दीन तुगलक, और ये कुतलुग खवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये लो, ये भी नेट यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न प्रयोगों प्रयोजनों कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। अब देखिए अपने इसकी सांकेतिक मुद्रा की बात करें, ये 1329 से लेकर 30 के बीच में परिवर्तन हुई थी ना। जो सांकेतिक मुद्रा है 1329 और आपके 30 मिलता है, ठीक है। फिर देखो खुरासन अभियान है, खुरासन अभियान की बात करें तो 1332-34 आ जाएगा ना, कई जगह 33 में मिलेगा आपको ना। यह आपका 1300, ये लो 1332-34 आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें राजधानी परिवर्तन की, ये कब हुई थी राजधानी परिवर्तन, ये 1326-27 आ जाएगा ना, 1326-27, ठीक है। अब एक बचा ये ये कराचिल या कराजिल अभियान, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है कराजिल या कराचिल अभियान। ये 1337-38 में हुआ था। कब हुआ था, 1337 और 38 में। अब आप इसको आराम से, ये क्या आ गया अभी इसमें, तो अब आप उसको आराम से मिलान कर लो। पहले कौन सा आएगा इसके अंतर्गत, तो इसमें देखो पहले इसके अंतर्गत आपका आ रहा है, देखो ये 32, ये जो आ रहा है ना, पहला आपका 32-34 आ रहा है ना, कालक्रम मुद्रिक के प्रयोजनों कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो अपन 1329 पहला ए आ रहा है ना, तो ए देखो इसमें रहा। फिर देखो नहीं नहीं भाई, इसमें देखो पहले आपका 1326 आ रहा है ना, तो डी आएगा पहले, डी देखो इसमें रहा। फिर देखो इसमें आपके 26 के बाद में 29 ए आएगा, ए देखो इसमें रहा। फिर देखो एक के बाद में आपका कौन सा आएगा, ये जो खुरासान अभियान है बी आएगा इसके अंतर्गत, है ना। और फिर आपका ये राजधानी परिवर्तन वाला आ रहा है ना, अरे इसमें भाई ऑप्शन नहीं गलत दे रखे है ना, ये कायदे से ए डी ए तो सही है यहाँ तक तो। फिर देखो आपके ये आना चाहिए सी, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बी आ गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं गलत दे रखे, तो आप केवल सन का ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। कोई ऑप्शन इसमें ऐसा मिल नहीं रहा, गलत है इसमें। तो ये आप ध्यान रखना, सन है बहुत ही अच्छी तरह इसमें दे रखी है, यानी यहाँ पर सी होना चाहिए, फिर यहाँ पर बी होना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ पर सी फिर यहाँ पर बी होना चाहिए, क्योंकि कराजिल अभियान है वो बाद में हुआ था। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये लो, ये मैंने बता ही दिया। आगे देखो आप
और वे क्या देखो तो इसमें देख लो, इसमें सी दे रखा लेंगे, सी में वो है नहीं कि राजधानी परिवर्तन है 26-27, सांकेतिक मुद्रा गुण 30-30 में, और कुरासन अभियान 32-34 में, कई जगह 33-34 मिल सकता है आपको। और ये क्या हो रहा है, और कराची अभियान है 37-38 में। तो इस तरह आप अब देखो नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर लो, ये लो और छोटा कर देते हैं यहाँ पर। चलो एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं अपन, है ना, ये चारों ऑप्शन पढ़े जाइए ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ये है ना, प्रश्न नहीं दिखाई दिया ना आपको, ये लो, कि दिल्ली गद्दी पर रजिया के राजाओं की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। जब दिल्ली गद्दी पर रजिया सल्तनत काल की पहली महिला थी ये, और उसके बारे में देखो, दिल्ली के लोगों के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपने स्वयं की पहल पर उत्तराधिकारी के मुद्दे का यानी निर्णय किया। इसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत मुख्य स्रोत बना। दूसरा है, इन लोगों कहा कि यदि, ये 1 मिनट इसको ये ले लेता हूँ, कि उसने लोगों को कहा कि यदि उसमें उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राजाओं को एक संविदा के रूप दिया। अगला इसने क्या दे रखा है, ये एक महिला के शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। तो अब आप इस नौवे में क्या उत्तर आएगा बताओ। इस तीनों ऑप्शन के बारे में दोबारा पढ़िए आप, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखो पहला दे रखा है उस ऑप्शन में कि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकारी के मुद्दे का निर्णय दिल्ली की जनता ने किया था। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया को ताकत का मुख्य स्रोत बना। तो जनता ने समर्थन दे दिया था। उसने लोगों से कहा कि यदि वे उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राजाओं को एक संविदा का रूप दिया। ये दोनों सही है कथन। और एक महिला के शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता को मजबूती दर्शाता है, क्योंकि जो अगर तुर्की है जो क्या है कि महिला को शासक देखा जाए तो वो क्या है कि मानसिकता उनकी होती थी कि वो महिला शासक को नहीं देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें उत्तर डी को आ जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, इस तरह इसमें आ जाएगा। अब आप इसके बारे में पढ़ लो। यहाँ अगर आप बता देना कि व्याख्या करना सही है या नहीं, फिर अपन अगले प्रश्न में व्याख्या नहीं करेंगे। रजी अपने को केवल क्वेश्चन देखना है, लेकिन मेरे पास वो बोर्ड तो है नहीं कि मैं अलग से लिख दूँ। रजिया सुल्तान 1236 या 1240 पहली बार दिल्ली जनता के उत्तराधिकारी प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। तो रजिया सुल्तान का देखो कार्यकाल 1236 या 40 तक रहा। इस निर्णय के उत्तराधिकारी प्रश्न में इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त है और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। और रजिया ने पर्दा त्याग दिया, पुरुषों के समान कुबा कोट कुल्ला टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। और मिनाहाज कहते हैं 3 वर्ष 6 मास 6 दिन तक शासन किया। मिनाज क्या कहता है, 3 वर्ष 6 मास 6 दिन तो उन्होंने शासन किया। अब देखो सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार चरित्र, प्रजा की शुभ चिंतक, समदृष्ट प्रजापालक, अपनी सेनाओं की नेता भी उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, सिवाय नारी तत्व के। इस कारण मर्दों की दृष्टि में सब गुण बेकार था। तो ये बात है कौन कहता है, ये जो मिनाज कहता है। ये आगे देखो उसने क्या दे रखा है, यानी रजिया के राजाओं में दिल्ली सेना जनता अधिकारियों का सहयोग था। उसने जुमा शुक्रवार की नमाज में लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक मानता था। जैसे हुमायूं अलग अलग वस्त्र पहनते ना इस तरह, तो धारण करके जनता का सहयोग मांगा था। और इसने कहा कि मैं उनकी जनता की उम्मीदों को नहीं पूरा करती हूँ तो मुझे निसंकोच दिल्ली की गद्दी से उतार दे। इस प्रकार राजाओं के एक संविदा अस्थायी के रूप में दिया था। तो ये उसका वाक्य काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। ये देखो, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे परेशानी हो रही है कि दिल्ली
ऊपर करूँगी इसको, ये जो दे रखा है ना आपका, ऊपर कर देगा तो आपको उत्तर दिखाई देगा कि दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था, कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का, गुप्त विभाग का, सेना का प्रमुख। तो बताइए क्या आएगा 10वें के अंतर्गत है, उत्तर है तो गुप्त विभाग का था ये, बरीद ए मुमालिक अधिकारी था गुप्त विभाग का। अब देख लो उत्तर इसमें आ जाएगा ना। अब आप इसमें व्याख्या देखना चाहते हो देख लो। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग ही था, उसके अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। ये राज्य का प्रमुख समाचार लेखक भी था। उसके अधीन गुप्तचर, संदेश वाहक, डाक चौकियाँ होती थी। इसके अंतर्गत अनेक बरीद है, शहर है, बाजारों है एवं प्रत्येक आबादी वाले स्थानों पर नियुक्त थे और गुप्त सूचनाएं बरीद ए मुमालिक को भेजते थे। इस सुल्तान की सेवाएं प्रेषित करते थे। अब आगे की अगर बात करें तो देखो 10 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी समय लग गया यह क्या करने में। अब चलो अपने क्वेश्चन देखो, अपन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि व्याख्या में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। तो अपन देखते हैं एक बार, देखो ये निम्नलिखित में से सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, गैसुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो खलीफा की मान्यता को सत्ता को बंद कर दिया था, कौन था बताइए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो 11 में क्या आएगा? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आ जाएगा, ठीक है ना। उसने ऐसा कर दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। तो देखो आगे वे क्या क्या दे रखी है, ये देखो। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने और खिलजी की सत्ता मानने से इनकार किया। उसने अल इमाम उल इमाम खलीफत उल इलाह यानी उल लाह उपाधि धारण की और अपने योग्य पिता अयोग्य पुत्र था। उसी नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। तो ये आपका उसकी व्याख्या है। अब देखो यहाँ पर देखिए, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। याह्या बिन अहमद सर हिंदी, इसामी, शम्सी सिराज, अफीफ बर्नी। तो बारे में क्या है बताइए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याह्या बिन अहमद सर हिंदी का लेखक है तारिक ए मुबारक शाही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तारिक ए मुबारक शाही, ये इसमें उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें तारीख के लेके शायद यह बिने में। अब देखो यहाँ व्याख्या अपने करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, दिक्कत ये है। ये चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और कलान मस्जिद। तो बताइए कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? तो पीछे भी आया था ये। उत्तर क्या आ जाएगा 13 में? ये आ जाएगा कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो अपन व्याख्या नहीं देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें ना, आपके उधर व्याख्या कर देंगे। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 15 और है कि 12 हो गए ना? ये आगे और भी है इसमें ना, ये लो। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में चाल गनी के सदस्य संबंधित किससे हैं? या चेल गनी से ना, ताजिक से, अफगानों से, तुर्कों से, मंगोलों से। बताइए 14 में क्या आएगा? ये आपका तुर्कों से संबंधित है, समझ गए। तो सी उत्तर हो जाएगा। साम्राज्य इल्तुतमिश ने इसे संगठित करने का प्रयास किया। 40 से गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान चेल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तो इसी संबंधित है ये। अब देखो 15वां क्वेश्चन की बात करें, ये लो। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत मुशरिफ ए ममालिक जाना जाता है था। राजकीय भंडारण गृह का नियंत्रण, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, या न्याय का प्रमुख, या महालेखाकार। तो बताइए क्या आएगा? मुशरिफ ए ममालिक जाना जाता है। तो 15 में उत्तर क्या आएगा? महालेखाकार आ जाएगा। मुशरिफ ए ममालिक के महालेखाकार के नाम से जाना जाता था। ये लो, अब इसकी 15 था ना ये। चलो ये लो 16।
थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ कि भारतीय मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिसे पर मुस्लिम विचारों का प्रभाव अधिकता दिखाई देता है ना, विचारों के प्रभाव की दिखता है। अटाला देवी मस्जिद, अनंत खान मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, अदीना मस्जिद। बताइए 16 में क्या आ सकता है, बताइए, सोचिए। तो इसमें जन्नत खान मस्जिद है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की दिखता दिखाई देती है। तो बी उत्तर आएगा, यूपीजीटी में ये आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो आगे 17वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखो अपन ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें भाई क्या करने में, तो अपन केवल क्वेश्चन ही लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ इधर कर देता हूँ इसको, कि दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक और बलबन। ठगों का उन्मूलन है वो किसने किया था, उसमें आएगा जलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, ठगों का उन्मूलन किया था। अब देखो 17वें में, ये हो गया। 18वां देखते हैं अपन, ये लो। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलो खरी अपनी राजधानी बनाया था। तो एक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो का। बताइए क्या आएगा 18 में, सोच के बताओ आप भी। तो इसमें आएगा जलालुद्दीन फिरोज, जिसने एक किलो खरी अपनी राजधानी बनाई थी। अब देखो आगे की बात करें, 19 नंबर की क्वेश्चन। अब देखो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था। पूर्वी अफ्रीका से, पश्चिम अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से और दक्षिणी अफ्रीका से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इब्न बतूता है वो किस तरफ से भारत आए थे ये आपको बताना है। तो उत्तरी अफ्रीका आ जाएगा इसमें। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इब्न बतूता वैसे कहाँ का था, मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। ये 1333 में मुहम्मद तुगलक कार्यकाल में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ना। इब्न बतूता मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का था, मूल निवासी था, और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। 14 वर्ष तक उन्होंने भारत में रहा। आगे क्वेश्चन देखो आप 20वां। 20वें क्वेश्चन क्या कहते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, क्या था। अभिजातवर्ग को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, और कृषकों को दिए जाने वाली गैर कानूनी जो दे रखी ना आपकी, ये आगे के दे रखा है, कृषकों को दी जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। अब इसके अंदर क्या आएगा, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ आपको बताना है। सोचिए विषय में क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका जो आंसर है, ये इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन। अब देखो 21वां क्वेश्चन। अब क्या है, यहाँ आपको उत्तर दिखते, लेकिन मैंने कोशिश करूँगा कि आपको उत्तर नहीं दिखे। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए 21 में क्या आ सकता है। तो इसमें आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे अगर नहरों का निर्माण भी उसी ने किया था, तो सी हो जाएगा इसमें। 22वां क्वेश्चन, ये लो, कि दिल्ली की किस सुल्तान ने चराई कर लगा दिया। बोलो, पशु चराई पर कर लगा दिया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 22 में उत्तर क्या आएगा, सोच के बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर भी लगा दिया था। ये हो गया 22वां क्वेश्चन। अब अपन बात करें 23वें क्वेश्चन की। ये 24 और ये आपका 23 क्वेश्चन है। राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्र में, खालसा मतलब खाली पड़ा हुआ क्षेत्र, क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन,
गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए क्या आ जाएगा कि राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्र में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे का प्रथा, भाई उपज के आधार पर वो कर दिया जाता था। दिशा में ठोस कदम किसने उठाए थे, वो कौन था? ये आपको बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक है, जिसने उपज के आधार पर यानी जो कर है वो इकट्ठा करना शुरू किया था। अब देखो 24वां क्वेश्चन भी है, क्या अपन नहीं देखेंगे वो टाइम लग रहा है, फिर क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। ये देखो कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारतीय किस सुल्तान ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा। तो चॉइस में कहीं ऐसी बताइए, तो इसमें इल्तुतमिश आ जाएगा। टकसाल के नाम लिखने की परंपरा भारत में इल्तुतमिश ने शुरू की थी। 24वां क्वेश्चन। अब देखो ये लो 25वां क्वेश्चन। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन ने बनाया था, नासरुद्दीन महमूद ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आएगा बताइए 25 में। तो इसमें सुल्तानगढ़ी का मकबरा है नासरुद्दीन जो महमूद है का है, ठीक है ना। सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्या है? नासरुद्दीन मोहम्मद का है। अगला 26वां क्वेश्चन है। तो ये नासरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है और सुल्तान ये 1231 में निर्मित है, जो कुतुब मीनार से 3 मील दूरी है। 26वां क्वेश्चन है आपका, ये देखो उधर रह गया भाई आपका, मैं यहाँ पर है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ ही अपन क्या है कि इसको उधर रह जाएंगे, तो आपको यहीं मैं लिख देता हूँ जो ऑप्शन है क्या दे रखे इसके, कि ये प्रश्न में आपको 3 नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज है, क्या नाम है? रुकनुद्दीन, यानी क्या नाम है ये 1 मिनट इसका, यानी 3 नंबर पर दे रखा है आपका रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, ठीक है। फिरोज है ना, फिरोज थोड़ा सा बड़ा लिखा जा रहा है ना। फिर देखो 4 नंबर, 4 नंबर है नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद, ये दे रखा है ना। अब देखो इसमें रुकनुद्दीन फिरोज अगर बात करें तो मई अप्रैल की बात है ये ना, ये आपका 1236 तक था, ठीक है ना, मई अप्रैल है ना, मई। फिर देखो बैराम शाह, ये अगर इसकी बात करें तो ये 1240 से 42 तक था, 1240 से 42 तक था, कौन है? बैराम शाह। फिर देखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये आपका कब से था? ये देखो 1 मिनट दोस्तों, इसको मैं ऐसा करो ना, आपको मैं क्रम में दिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। 26वां है ना, सीधा ही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये तो क्वेश्चन इधर रह गया। 26वां था ना, ये लो इधर रह गया, ये लो, इसमें आपको व्याख्या में दिखा देता हूँ, सही रहेगा ताकि आप बोलो नहीं, क्योंकि तो क्वेश्चन उधर रह गया था। देखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह अप्रैल मई 1236 से नवंबर 1237 तक रहा। बैराम शाह है वो 1240 हुई 42 तक रहा। और ये जो मसूद शाह है ये आपका कब से 1242 हुई है 1246 तक रहा मसूद शाह। फिर देखो 46 तक नासरुद्दीन महमूद है, यहाँ पर रहा है 46 से लेकर के 65 तक, क्योंकि ये नासरुद्दीन महमूद है यहाँ से बलबन है वो ताकतवर होता है। तो नासरुद्दीन महमूद 46, मसूद शाह 4246 और बैराम शाह 1240 42 और रुकनुद्दीन फिरोज है अप्रैल मई से लेकर के नवंबर तक ही रहा था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बीच में आपकी रजिया आ जाती है ना, तो वो भी आपको इसमें 36 से 40 तक रहती है रजिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला 27वां,
यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना ए खास में खगोल शास्त्र और कुतुबनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी, और जो चाहता था कि उनका उपयोग जो भी इच्छुक हो वो सभी करे। तो ये इल्तुतमिश था, बलबन था, फिरोज तुगलक था, सिकंदर लोदी था। 27 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए आप सोच करके। क्या आएगा? फिरोज तुगलक था इसमें, सी उत्तर हो जाएगा कि किस सुल्तान ने, फिरोज तुगलक ने दिल्ली सुल्तान में अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना ए खास में खगोल शास्त्र कुतुबनामा पर अनेक किताबों जमा कर रखी थी, और वो जो चाहता था कि उनका उपयोग भी जो भी इच्छुक हो वो कर सके, तो ये फिरोज तुगलक था। अब देखो आगे है, ये क्वेश्चन हो गया 28वां। देखो ये लो, इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? 28 में बताना है आपको। क्या आ जाएगा? तुर्की गुलाम अधिकारी, उच्च वंशीय गैर तुर्की देशी, और भारतीय मुसलमान, और इल्तुतमिश के शमसी गुलाम। तो 28 में उत्तरे क्या आएगा सोच के बताओ। तो उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी आ जाएंगे। इल्तुतमिश कुलीन वर्ग को ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? ये उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे, तो बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अब देखो 29वां, ये लो 29वां इधर रह गया ना, ये लो क्वेश्चन है, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वे अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा, और ये घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूदा प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है, और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। तो ये अलाउद्दीन इन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो 29 में उत्तरे क्या आएगा बताइए सोच करके। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर जो मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है, और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। 25 से लेकर मोहम्मद तुगलक उलुग खां अपने पिता के कैसे मृत्यु पर गद्दी बैठा था। अब देखो आगे क्वेश्चन आपका 30वां, यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या में बहुत समय लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अपन ना। अब देखो, वे सुल्तान जिस पर उदारता के लिए लाख बख्श नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आएगा बताइए आप सोचिए। 30 में उत्तर क्या जाएगा? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, जो 1206 से 10 तक शासक रहा ऐबक का। अब देखो अगला 31वां क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मैं निकाल देता हूँ इसको। 31वां है ना, ये लो, ये लो। 1232 में ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक यानी क्या है, स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण था? भाई एक तो इल्तुतमिश था, इसके अतिरिक्त किसका था? तुर्कान खातून, नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान। तो 31 में उत्तर क्या आ जाएगा? रजिया सुल्तान था। इल्तुतमिश के साथ में नाम है रजिया सुल्तान, डी उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह देखो 31 क्वेश्चन हल करनी है। अब अपन क्या है कि केवल क्वेश्चन ही हल करेंगे क्योंकि व्याख्या करने में बहुत समय लग रहा है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन मध्यकाल के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। जितने भी पीजीटी है, यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जितने भी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन सारे एक बार अपन मध्यकाल के पूरे शीघ्रता से पूरे करेंगे। नेट से पहले एग्जाम से पहले कर लेंगे अपन। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद।